हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल एम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इनकम टैक्स के अंदर कुछ और सवालों को करने जा रहे हैं। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के सवाल हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू किया था, एग्रीकल्चरल इनकम का टॉपिक था, और क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था जिसमें ABCDE 5 पार्ट थे। डी तक मैंने अटेम्प्ट करवा दिया था, ई मैंने कहा था आप होमवर्क में कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने नहीं किया होगा। तो आओ मैं फर्स्ट के ई से ही शुरू करता हूँ। बिल्कुल बेसिक सवाल है, फर्स्ट का ई कुछ भी नहीं है उसमें। आंसर एग्जाम्पल नंबर 1 का ई, ठीक है। फिर हम चैप्टर में लंबी सी जंप मारेंगे। पहले फर्स्ट का ई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। कह रहे हैं टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट, यानी इसको मैं बोलता हूं नॉर्मल इनकम, है ना। नॉर्मल रेट पे जो टैक्सेबल है उसको मैं क्या बोलता हूं, नॉर्मल इनकम। कितनी है? 1,45,000। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना रुपए का है? जो 1 फरवरी 18 से पहले वाला हुआ था शेयर्स पे, उसको बोलते हैं 112A वाला। वैसे बुक में खुद भी लिखा हुआ है, सेक्शन 112A वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कितने रुपए का है? 2 लाख का। यानी अगर मैं सवाल पे बात करूं कि टैक्सेबल इनकम कितनी है, तो सवाल ने 2 इनकम बता रखी है। एक नॉर्मल रेट वाली जो इनकम है वो कितनी है बेटा? नॉर्मल रेट्स वाली पता ना कितनी थी? 1,45,000, हाँ या ना। और दूसरी दे रखी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दूसरी क्या दे रखी है? लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन, जो कि कौन से सेक्शन वाला है? 112A वाला है। इसमें कितना परसेंट कितनी इनकम है? 2 लाख रुपए की इस पे इनकम है ना बेटा। बस और तो कुछ दे नहीं रखा। चलो ठीक है, इसमें इनकम कितनी है? 2 लाख रुपए की। चलो अब हमें कहा है कि इस पर टैक्स कैलकुलेट करो। करे बेटा। देखो, जैसे मैंने उस दिन कहा था कि आप लोगों को 2.5 लाख तक तो सरकार छूट देती है, तो 2.5 लाख तक की छूट, पिछली वीडियो देख ली थी तुमने? पिछली क्लास वाली टैक्स की कैलकुलेशन देख ली ना, जो मैंने ऐसे, हाँ फर्स्ट ही देखा। अरे गड़बड़ हो गई। 2.5 लाख रुपए बेटा जरूर देखना चाहिए था, 2 दिन का गैप भी था। सरकार 2.5 लाख तक तो छूट देती है। सबसे पहले वो छूट नॉर्मल रेट में से मिलती है, यानी जो एग्जेम्पशन है कितने रुपए की है? 2.5 लाख की। तो ये बंदे के पास 1,45,000 की छूट, तो उसको ये मिल जाएगी। अभी भी बंदे के पास 1,05,000 रुपए की और एग्जेम्पशन बाकी है, हाँ या ना। वो 1,05,000 की एग्जेम्पशन वो कहां से लेगा? यहां से लेगा, हाँ या ना। ये उसने एग्जेम्पशन ले ली। तो अगर बात करें कि टैक्स कितने पे लगेगा, सर यहां तो टैक्स लगेगा ही नहीं। यहां टैक्स लगेगा कितने रुपए पे लगेगा? 95,000 रुपए पे लगेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 112A में होता है, उस पर टैक्स का रेट कितना होता है? 10% होता है, हाँ या ना। और मजे की बात, अगर आपको याद हो तो सेक्शन 112A में लिखा जाता है एग्जेम्प्ट अप टू ₹1 लाख, यानी 1 लाख रुपए तक तो सरकार वैसे ही छूट दे देती है। तो जब सरकार 1 लाख रुपए तक छूट दे देती है, तो 95,000 पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि आंसर तो, अगर मैं कॉन्सेप्ट से ही क्लियर हो गया कि टैक्स कितना लगना है, निल। क्यों? क्योंकि सरकार 1 लाख तक तो छूट ही देती है अलग से। 2.5 लाख की तो कंबाइंड छूट है, जो टैक्स के रेट की छूट है। और 1 लाख की कौन सी छूट है? जो सेक्शन 112A में लिखा है कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 112A वाला, वो 1 फरवरी 18 से पहले वाले जो शेयर्स होते हैं, उन पे 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता। तो इस बंदे का तो ये कितने रुपए बन रहा है? 95,000। तो इस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। यानी इसकी प्रेजेंटेशन बस कैसे करके दिखानी है, कॉन्सेप्ट तो आ गया समझ में। प्रेजेंटेशन कैसे लिखनी है? टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, टैक्स ऑन 1,45,000 जीरो, ठीक है। उसके बाद टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितने रुपए का था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 2 लाख रुपए का था। इसके 2 हिस्से कर दो, 1,05,000 पे तो निल, क्योंकि 1,45 और 1,5 मिला के 2.5 लाख हो गए। जो बचे हुए 95,000 हैं, इस पे भी निल लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है अप टू ₹1 लाख। तो इस पे भी टैक्स कितना लगा? 0। और जब कोई टैक्स लगा ही नहीं, तो टैक्स कितना बना? 0। ना कोई सरचार्ज, ना कोई एजुकेशन सेस, ना कुछ और। बताओ समझ में आया या नहीं आया? आ गया? ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया, ये उसकी प्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। क्लियर है? किस टाइम आ रहे हो सब लोग? देखो क्या हो रहा है। उस दिन 9:30 के आसपास आए थे लास्ट क्लास। उस 9:30 आई थी। हाँ, तुम्हारा क्या हिसाब है? गड़बड़ बेटा। तो
मैं पढ़ाता ही नहीं, तुम लोग आते नहीं, तो तुम्हें पढ़ाना है, तुम लोग ही नहीं आते तो क्या पढ़ाऊं फिर, किसको पढ़ाऊं। चलो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 बड़ा छोटा सा सवाल है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 सवाल छोटा सा है, आंसर अभी करेंगे तब पता चलेगा कहाँ गया, इसी पेज पे है एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। चलिए आइए जरा देखते हैं इसमें क्या लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है फाइंड द टैक्स पेबल बाय अंकित फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 इफ हिज टोटल टैक्सेबल इनकम, यानी जो टैक्सेबल इनकम है वो कितने रुपए की है, 4,80,000। जो इस बंदे की टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है बेटा, 4,80,000 की है, जिसमें क्या लिखा है, इंक्लूड्स 2,40,000 फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी इस टैक्सेबल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए का है, 2,40,000 का है। और दूसरा केस दे रखा है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लॉटरी है, यानी कि केस 1 तो ये है कि 2,40,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यानी जो नॉर्मल इनकम है वो कितनी रही होगी, वो भी सर 2,40 ही रही होगी। ये केस ए है। केस बी में वो क्या कह रहे हैं कि टैक्सेबल इनकम कितनी है, 4,80,000, जिसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बजाय वो क्या बोल रहे हैं, लॉटरी की इनकम है कितने रुपए की, 2,40,000 की। कितने की लॉटरी इनकम है, 2,40,000 की। इसका मतलब नॉर्मल इनकम कितनी हुई, 2,40,000। ये दो अलग अलग सवाल है, दो अलग अलग लोगों के बारे में बात चल रही है। दोनों की सालाना इनकम कितनी है, 480, जिसमें से इस बंदे ने 2,40,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कमाए हैं और इस बंदे ने 2,40,000 रुपए किससे कमाए हैं, लॉटरी इनकम से कमाए हैं। यही कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। यानी कि दोनों की नॉर्मल इनकम तो 2,40 रही होगी। इसने 2,40 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एक्स्ट्रा कमाए, इसने 2,40 लॉटरी से एक्स्ट्रा कमाए। जरा देखते हैं दोनों के टैक्स में क्या डिफरेंस आएगा। समझ लो, दोनों बंदे कहीं जॉब कर रहे थे, 20-20 हजार की सैलरी थी, तो दोनों की सालाना सैलरी कितनी हो गई, 2,40। इस बंदे को एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 2,40 का, तो इसकी इनकम हो गई 480। इस बंदे की लॉटरी निकल गई 2,40 की, तो इसकी भी टोटल इनकम कितनी हो गई, 480। दोनों की इनकम 480 है, लेकिन टैक्स में क्या डिफरेंस आता है वो जरा सीखते हैं। करें, केस ए सॉल्व करें पहले। केस ए के अंदर जब हम सॉल्व करेंगे तो सीधा ये वाला टॉपिक बता रहा हूं ऐसे। सबसे पहले टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम लिखेंगे, हाँ या ना, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। बेटा नॉर्मल इनकम कितनी है, 2,40,000। आपको पता ही है 2.5 लाख तक तो छूट होती है, यानी इस पे कितना टैक्स लगेगा, 0। फिर बात करते हैं टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए का था, 2,40,000 का। सर यहां हमारे पास 2.5 लाख की छूट होती है, हाँ या ना, यानी कि 10,000 रुपए तो अभी भी मैं काम में ले सकता हूं, 10,000 पे तो 0 टैक्स लगेगा, हाँ या ना। और जो बाकी बचे हुए कितने रुपए हैं, 2,30,000। सर उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितने % टैक्स लगता है, 20% लगता है, हाँ या ना। हाँ बोलो, 2,40 में से 10,000 तो यहां काम में ले लिए 2.5 लाख की लिमिट में, और अभी भी कितने रुपए बच गए, 2,30,000। 2,40 के 2 टुकड़े कर दिए। 10,000 रुपए तो क्योंकि मेरे पास 2.5 लाख तक की छूट सरकार देती है, तो 2.5 लाख तक की क्यों ना लूं, ये मेरे 2.5 लाख बन गए ना। सरकार मेरे को 2.5 लाख तक की तो छूट देती है। ये देखो वही प्रॉब्लम, पिछली क्लास अटेंड नहीं करी ना, वही वाली दिक्कत है, ठीक है। उसी में एक कॉन्सेप्ट था सारा। तो 2.5 लाख रुपए तक की छूट तो ये मिल गई। उसके अलावा क्या होगा, 2,30,000 बचा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स की रेट कितनी होती है, 20% होती है। तो 23 दूनी कितने रुपए बन गए, 46,000 बन गए, हाँ या ना। चलो टोटल टैक्स कितना बना इस बंदे का, 46,000 रुपए बना। अब इसमें क्या जुड़ता है, सबसे पहले सरचार्ज। सरचार्ज जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, नहीं सर 5 करोड़ से और 50 लाख से कम है तो कुछ भी सरचार्ज नहीं जुड़ेगा। फिर आ गया 46,000, चलो ठीक है। अब 46,000 में से लेस क्या होता है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये कब मिलती है, अगर आपकी टोटल इनकम साल की 5,000 रुपए से और 5 लाख से कम हो। ये 5 लाख से कम है या ज्यादा है, 5 लाख से कम है तो छूट मिलेगी। टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो छूट मिलती है, यस छूट मिलेगी। कितनी सर, मैक्सिमम 12,500 की मिलती है। या तो जो टैक्स है मैक्सिमम कितने रुपए की मिलती है, 12,500 की मिलती है। तो 12,500 रुपए माइनस कर दो, कितना बचा,
5 और 5 10, 1 और 2 3 और 3 6, 1 और 3 4, 33,500। अब इस पे क्या जुड़ेगा? सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस कितना परसेंट? 4% करना बेटा। 33,500 का 4%। 1340 तो 4 0 3 5 8, 1 और 3 4, 34,840 रुपए ये इनकम टैक्स बन जाएगा। और एक बार लिखने से, फाइनल आंसर लिखने से पहले चेक कर लिया करो, लास्ट में 0 होना जरूरी है, राउंडेड ऑफ होना जरूरी है। अगर ये राउंडेड ऑफ ना हो तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। बताओ फाइनल आंसर समझ आया नहीं आया? पक्का? ये ऑप्शन था ए, ठीक है, ए ऑप्शन। अब इसी बंदे के लिए सॉल्व करते हैं ऑप्शन बी। करें दूसरे बंदे के लिए, यानी कि इनकम उतनी है लेकिन अगर ये 240 लॉन्ग टर्म होने के बजाय अगर क्या लॉटरी से होता तो सरकार की क्या आदत है? सरकार कहती है यार लॉटरी पे कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है, ठीक है, लॉटरी पे कोई एग्जेम्पशन अलाउड नहीं है, ठीक है, लॉटरी पे डिडक्शन अलाउड नहीं है, लॉटरी पे एग्जेम्पशन अलाउड नहीं है, लॉटरी पे तो फ्लैट रेट कितने परसेंट चाहिए? 30% चाहिए। ये बात समझ में आई? तो यानी कि सरकार क्या कहेगी? सरकार कहेगी पहले तो तू अपनी नॉर्मल इनकम बता कितनी है। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम कितनी है? नॉर्मल इनकम 2,40,000। कितना टैक्स लगेगा? 0। फिर बात आएगी टैक्स ऑन लॉटरी पे, हाँ या ना? लॉटरी कितनी थी? 2,40,000। बेटा क्या इसके 2 हिस्से होंगे? जी नहीं, नॉट अलाउड, ये अलाउड ही नहीं है 2 हिस्से करना। इसमें मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट, यानी ये बोले सरकार आप दुनिया को तो 2.5 लाख की छूट देते हो, मुझे नहीं दोगे? कहेंगे कि तेरे को भी देते अगर तेरी नॉर्मल इनकम 2.5 लाख होती तो। कह रही तेरी नॉर्मल 240 है तो 240 की छूट मिलेगी, तेरे को और 10,000 रुपए की छूट लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि तेरे को जो इनकम हुई है वो कौन सी हुई है? लॉटरी इनकम हुई है। तो लॉटरी इनकम के लिए कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होती एटीसी से एटीयू की, लॉटरी इनकम के लिए कोई भी एग्जम्पशन लिमिट अलाउड नहीं होती, यानी पूरे के पूरे 2,40,000 कहां आ जाएंगे? यहां। और लॉटरी पे टैक्स का रेट कितना होता है पता है? 30%। 24 दिया 72,000 रुपए। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई जो मैंने बताई? क्लियर है सभी को? पक्का? तो इस बंदे का टोटल टैक्स कितना बन गया? 72,000 रुपए। अब बात आती है सरचार्ज की। सर सरचार्ज तो 50 लाख से ऊपर जाने पे लगता है, यानी कि नहीं लगेगा। कितना आ गया? 72,000 रुपए। सर इसमें से रिबेट माइनस होती है अंडर सेक्शन 87A। सर जरा इसकी इनकम 5 लाख से कम है क्या? जी हां सर, इसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से कम है, तो अलाउड है। और लेकिन कितना अलाउड है? मैक्सिमम 12,500 रुपए तक अलाउड है। तो कितने रुपए माइनस कर दूं? 12,500 माइनस कर दो, कितना बचा? 59,500। 59,500, ठीक है। अब सरकार क्या बोलेगी? सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस कितना परसेंट? 4%। कितना? 23 तो 80, 3 5 8, 2 9 11, 1 5 6, 61,880। इसको क्या बोलेंगे? अच्छा अभी भी फाइनल आंसर नहीं आया। हमें पेपर में ऐसा लग रहा है कि फाइनल आंसर आ गया क्योंकि ये राउंडेड ऑफ भी है, लेकिन जहां जहां पे लॉटरी आ जाए या जहां कोई ऐसी चीज आ जाए जिसपे टीडीएस कटता हो, लॉटरी पे टीडीएस कटता है या नहीं कटता? कंपलसरी कटता है। 10,000 से ऊपर की लॉटरी है तो टीडीएस कटता है बेटा। कितना परसेंट टीडीएस कटता है? 30% टीडीएस कटता है। तो यानी कि यहां जब इस बंदे को लॉटरी मिली होगी तब उस पर टीडीएस कटा होगा उस बंदे का, तो आज वो बंदा पूरे पैसे जमा करवाएगा या जितना टीडीएस सरकार के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है उतने रुपए माइनस करवाएगा? टीडीएस का मतलब यही तो है कि उसका टैक्स पहले से सरकार के पास पहुंच चुका है, तो बेटा ये टीडीएस यहां माइनस हो जाएगा। कितना टीडीएस कटा होगा? सर 2,40,000 का 30%, यानी कि कितने रुपए कटे होंगे? 72,000 रुपए इसके कट गए होंगे, हाँ या ना? क्लियर है? तो अब सरकार को देने थे हमें केवल 61,000, सरकार के पास पहुंच रखे हैं 72,000, तो सरकार से वापस ले लेंगे 8 2 10 1 8 9 1 10 1 1 2 6 और 1 7 10,120 रुपए सरकार से क्या ले लेंगे बेटा? रिफंड। एक बार आंसर चेक कर लो इसका। बिल्कुल सही आ रहा है 10,120। नई वाली बुक है, नई वाली बुक है तुम्हारे पास? बुक ही कहां है तुम्हारी? बिल्कुल सही आ रहा है, आंसर चेक करो। 10,120 रुपए रिफंड आएगा। रिफंड का मीनिंग क्या होता है पता है? सरकार को आप लोगों को सरकार को कितने रुपए देने थे? टैक्स पेबल अगर पूछें, टैक्स पेबल कितना था? नेट टैक्स पेबल।
तुम्हें सरकार को देने थे 61,880 रुपए। सरकार के पास पहले से आपके पैसे जमाए। क्यों जमाए? क्योंकि जिस बंदे से आपको लॉटरी मिली होगी उस बंदे ने पहले आपका टीडीएस काट लिया होगा। कितना परसेंट टीडीएस काटा होगा? जितने की लॉटरी निकली उसका 30%, यानी उस बंदे ने आपके 72,000 रुपए काट के सरकार को दे दिए होंगे, हाँ या ना? तो सरकार के पास आपके 72,000 रुपए ऑलरेडी जमा हैं, जबकि आपको सरकार को केवल 61,000 ही देने थे इस साल के। तो आप सरकार से वापस मांगोगे कि सरकार आपके पास हमारे ज्यादा पैसे पहुंच गए, आप हमें रिफंड कर दो। कितने रुपए? 10,120 रुपए। हाँ आप पूछो। हाँ बिल्कुल, 2380 सेकेंड हैंड एजुकेशन सेस जोड़ दिया, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। बोलो 57,120 आ रहा है, आपने 61,880 बेटा ये जोड़ा है, माइनस नहीं किया तुमने, माइनस कर दिया। 59 में से 2 जोड़ेंगे तो 61 आएगा, माइनस करेंगे तो 57 आएगा। ठीक है, आई बात समझ में बेटा? सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 4% जोड़ देंगे। बताओ ये दोनों टॉपिक समझ में आए या नहीं आए? 20 नंबर क्या आते हैं सर? पक्का अभी तो ऐसे ही चल रहा है, अभी तो ऐसे चल रहा है। अभी जो किया ये केवल बेस बनाने के लिए था कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं वो वही है जो यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 20 नंबर का। अगला सवाल अब जो भी मैं करवाने वाला हूं, ठीक है, ये दोनों क्लियर हुआ जो भी करवाया। अब मैं पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन करवा रहा हूं। लॉन्ग जंप लेते हुए सीधा हम लोग उस सवाल पे जा रहे हैं जो पेपर में आता है। जंप मार रहे हैं यानी कि काफी सवालों की, बीच में बहुत कुछ ऐसा है जो यूजलेस है। आओ मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं पन्ने पलट पलट के। ये सेकंड क्या है पन्ने? थर्ड मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स है। ये मैंने आपके नोट्स नहीं लिखवाए, मैंने आपसे कहा मैंने इस चैप्टर में एक ही नोट केवल गायब किया आपके मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के, जो जनरली सीए लोगों को पढ़ाया जाता है, आपको नहीं पढ़ाया जाता है। इस पे केवल 2 ही सवाल हैं, एग्जांपल 3 और 4, 2 सवाल हैं इस टॉपिक पे, तो ये दोनों मैंने नहीं करवाया। अब एग्जांपल नंबर 5 पे आ जाओ, जरूरत पड़ेगी तो बाद में करवा दूंगा। 5वां मैं करवा चुका हूं आपको, है ना, पहले ही करवा दिया था सबसे पहले 5वां। अब जरा छठे सवाल से सवाल की लेंथ देखो। ये सवाल है छठा क्वेश्चन, दिख रहा है? एग्जांपल नंबर 6 ये सवाल है, ये इसका आंसर है। ये पेपर में नहीं आने वाला इतना लंबा सवाल, ठीक है। हाँ छठा तो फिर भी एक बार को मान लो आ जाए, जो इससे आगे आने वाले सवाल है उन सवालों को देखो। 7वां क्वेश्चन देख रहे हो सवाल? जो पेपर में सबसे बड़ा सवाल होता है वो सैलरी का होता है, उसके बाद कोई सवाल बड़ा नहीं आता, सारे सवाल नॉर्मल होते हैं। तो इस चैप्टर से इतने बड़े सवाल नहीं आएंगे। 7 से अभी धीरे धीरे देखते जाओ, पन्ने पलट पलट के। मैं बार बार वीडियो में नहीं दिखा रहा, बता रहा हूं। 8वां क्वेश्चन देखो, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं सारे। 8वां 9वां मतलब ही नहीं है, 10वां 11वां कौन सा? एक सेकंड 11वां चेक कर लेने तो मेरे को। 11वां किस टॉपिक पे है? ये प्रीतम का ही, हाउस प्रॉपर्टी नहीं। 12वां ठीक है, 13 काटना भी नहीं है, सीधा अब जो मैं करवाऊंगा बस उसी पे आ जाना। 14 अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ने का मन करेगा क्या इस क्वेश्चन को आपको? काटना इसलिए नहीं कि आप ऐड में ऐसे बोल दो कि मैंने करवाया नहीं। छोड़, हाँ ठीक है। 15वां देखो, अब देखो ऐसे ऐसे सवाल हैं, कुछ नहीं करना है। अभी दिखाता हूं, अभी आपको जो पेपर में आए हुए सवाल है अपने आप आपको देख के ही पता चल जाएगा कि पेपर यूनिवर्सिटी बच्चों से किस तरीके के सवाल पूछती है, ठीक है। वो बात अलग है, सीए वालों को ये सारा कुछ करना पड़ता है। आप लोग बीकॉम कर रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है। 16वां सवाल देखो कैसा सवाल है, ठीक है। चलो जंप मारते हुए 16वां छोड़ दो, 17वां छोड़ दो, 18 छोड़ दो, 19 पे आ जाओ और फाइनली सवाल देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी में आने लायक सवाल है। सवाल पॉइंट वाइज सवाल है, जिसमें 4-5 पॉइंट इनकम के, 3-4 पॉइंट डिडक्शन के, और लास्ट में देखो पेपर में आया हुआ बताया रखा है। क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं सर ये बीकानेर यूनिवर्सिटी में आ रखा है और राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 बार आ रखा है। देख रहे हो? एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19 मिल गया सबको? ये स्क्रीनशॉट ले लो। 2018 में आ गया, 3 साल हो गए मतलब आए हुए, है ना, ठीक है। इस लेंथ का क्वेश्चन आता है। अब ये सवाल कैसा होता है ये दिखाता हूं, जिसमें 4-5 इनकम है और 4-5 ही हैं, ठीक है। वो बाकी सारे सीए वालों के। अब देखो 19वां जैसे करेंगे, इसके बाद 20वां है। 20वां देखो पेपर में आने लायक सवाल है, पेपर में आया भी हुआ है। कहां कहां आया हुआ है? एमडीएसयू में आया हुआ है 97, कोटा यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 2011 में। तो इस तरीके का आ सकता है कि जो आया ही नहीं हुआ, मान लो आरयू में जो नहीं आया, 13.21 करेंगे, 13.22 करेंगे, ठीक है, 23 करेंगे। 23वां क्वेश्चन देखो कितना रिपीटेटिव है ना, कितनी बार आया हुआ है ये 23वां। ये जो सवाल है ये प्रॉपर लेंथ के सवाल हैं कि बीकॉम के बच्चे से जितना पूछा जाना चाहिए उस लेंथ के सवाल हैं। तो अभी हम सबसे पहले सवाल शुरू करने जा रहे हैं, कौन सा बेटा? 13.19 पे, बिल्कुल श्री रोहन का सवाल है। एक बार सब लोग निकाल लो, मैं जरा पानी का ब्रेक ले लूँ।
तो बेटा अब हम 20 मार्क्स का सवाल शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो केवल आपने टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो देखा, और अब वो देखोगे जो 20 मार्क्स का सवाल आता है। तो बेटा 13.19 श्री रोहन वाला सवाल है, या आप चाहें तो फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, श्री रोहन हैज सबमिटेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम्स एंड एक्सपेंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। आपको ना 7 पॉइंट उसकी इनकम के बताए हुए हैं, 7 पॉइंट्स हैं जिसमें उसकी इनकम की चर्चा करी हुई है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। जब हम पिछला चैप्टर डिडक्शन का पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा कि 5 सोर्सेज से अगर इनकम बताई जाती है तो हमें ध्यान रखना होता है कि हर पॉइंट कौन से हेडिंग में जा रहा है। पहला पॉइंट क्या बता रखा है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी सैलरी हेड में जाएगा। और जब सैलरी हेड में लिखेंगे तो एक बात याद रखेंगे कि एक चीज माइनस करनी होती है, क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) कितने रुपए, 50,000 रुपए फिक्स है। चलो सेकंड पॉइंट, रेंट रिसीव्ड दे रखा है। बेटा रिसीव्ड वर्ड को अंडरलाइन कर दो, यानी हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक आ गया। अब जब रेंट रिसीव्ड वर्ड आ गया तो रिसीव्ड वाले में हमें क्या करना होता है, एनएवी, ये एनएवी होगी, इसमें से माइनस करेंगे 30%, ठीक है, ऑफ एनएवी, वो माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल निकलेगा। ये कब करना होता है, जब रेंट रिसीव्ड दे रखा हो। अगर रेंटल इनकम दे रखी होती कैलकुलेट करके तो हम माइनस नहीं करते वो 30%, रिसीव्ड दे रखा है इसलिए 30% माइनस करना है। तीसरा पॉइंट, इनकम फ्रॉम जनरल बिजनेस, पीजीबीपी का चैप्टर है, नॉर्मल वैल्यू उठा के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये भी एक नॉर्मल प्रॉफिट है, पीजीबीपी के चैप्टर में नॉर्मली उठा के लिख देंगे। 78,000 और 40,000 दोनों के दोनों पीजीबीपी के चैप्टर से हैं, नॉर्मली लिखने हैं बस आपको। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, बेटा अगर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी होता अदर सोर्सेज में 10 लाख तक एग्जेम्प्ट कर देते हैं, लेकिन ये तो फॉरेन कंपनी का है तो आएगा तो अदर सोर्सेज में, लेकिन फुली टैक्सेबल होगा जो भी वैल्यू आएगी। अच्छा, कुछ माइनस नहीं करना। विनिंग फ्रॉम लॉटरी दे रखा है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, नेट रिसीव्ड। अब बच्चा कंफ्यूज जाता है, जब विनिंग दे रखा होता है इसका मतलब होता है कि टीडीएस नहीं काटा हुआ, और रिसीव्ड वर्ड लिखा होता है इसका मतलब होता है टीडीएस काटा हुआ है ऑलरेडी। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, नेट रिसीव्ड, अंडरलाइन कर दो नेट रिसीव्ड, इसका मतलब आपको वो पैसा दे रखा है जो हमें मिला है, यानी टीडीएस कट के मिला है। जब अदर सोर्सेज में इनकम लिखोगे तो ग्रॉस करोगे, इसको ग्रॉस कैसे करेंगे, 100/70 करके। नेट रिसीव्ड को अंडरलाइन कर दो और साइड में लिख दो 100/70, ठीक है, याद रहेगी ये बात। नेट रिसीप्ट से ही पता चला कि भाई 30% कट के मिला होगा। और इसका एक और इफेक्ट होगा, याद रखना, जब सवाल खत्म होने वाला होगा बिल्कुल लास्ट पॉइंट, वहां पे टीडीएस माइनस कर देंगे। ये जो टीडीएस निकलेगा ना 30%, वो यहां पे माइनस कर देंगे बेटा, ठीक है। चलो लास्ट में याद रखना इस बात को। नेट एग्रीकल्चरल इनकम, इससे लंबा सवाल क्या हो सकता है बेटा, इसमें वो 5वां वाला जो एग्जांपल किया था ना हमने, एग्रीकल्चरल इनकम, वो वाला टॉपिक भी आ गया, लॉटरी भी आ गई और दूसरी इनकम भी आ गई। यानी ये रियल में जिसको बोलते हैं 20 मार्क्स के रिस्पेक्ट के लायक सवाल है, मतलब पूरे पॉइंट्स आ गए इसके अंदर। हाँ, ही पेड द फॉलोइंग अमाउंट्स आउट ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम। जब पेड वर्ड होता है यानी कि डिडक्शंस की बात चल रही है, तो 3-4 पॉइंट डिडक्शन के दे रखे हैं, बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी दी है इंडिपेंडेंट मैरिड सन, बताओ बेटा अलाउड होता है या नहीं होता, इंडिपेंडेंट मैरिड सन, शादी हो रखी है उसकी, बताओ एटीसी में अलाउड होगा या नहीं होगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बेटे का? हाँ, शादी हो रखी है और इंडिपेंडेंट है, खुद का काम धंधा है उसका, बोलो। बिल्कुल सही जवाब बेटा, बच्चों के लिए एनी अलाउड है, बच्चों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी हो, शादी हो, अपने हो, सोतेले हो, सारे बच्चे अलाउड है आपके, ठीक है। चलो बच्चों के लिए सब कुछ अलाउड है बेटा, एटीसी में अलाउड होगा। फिर डिपॉजिट इन पीपीएफ, ये तो एटीसी में होता ही है। परचेज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, ये भी एटीसी में अलाउड होता है, ये तीनों चीजें एटीसी की थी। चौथा पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है किसके लिए, डिपेंडेंट फादर के लिए दिया है बेटा। माता और पिताजी चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, उनकी पॉलिसी अलाउड नहीं है ना। आपकी स्पाउस की और बच्चों की अलाउड है, माता पिता की अलाउड नहीं है। तो यूजलेस या क्रॉस लगा दो लास्ट पॉइंट पे, ठीक है, या तो यूजलेस लिख दो या क्रॉस लगा दो। फादर को अंडरलाइन कर देना, क्यों यूजलेस हुआ ये, क्योंकि ये फादर के लिए है। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट आप लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। अभी 20 मार्क्स का देखो कितना सीधा सरल सा सवाल दिख रहा है, लेकिन अगर आपको स्टेप्स सारे याद हैं तो ये एक्यूरेट 20 नंबर पूरे आपके हैं। अगर आप स्टेप्स भूल गए तो 20 में से 10 नंबर या उससे ज्यादा तो नहीं ला पाओगे, अगर एक भी स्टेप भूल गए तो, क्योंकि ऊपर वाले स्टेप का असर नीचे तक जाता है पूरा, ठीक है। तो अगर एक चीज गलत हुई तो नीचे की सारी कैलकुलेशन गलत है इसके अंदर। भाई सैलरी या किसी और चीज में क्या होता है कि एक चीज गलत है तो दूसरी चीज पर असर नहीं आता इतना, हाउस प्रॉपर्टी वाले में आता है एक का इफेक्ट दूसरे पे, खैर सब जगह ही आता है। ये मुद्दा आप देखो एग्जाम्पल नंबर किस पे करें, कौन सा 19 है ना, एग्जाम्पल नंबर 13.19। चलो देखो बेटा, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसके टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक वर्किंग नोट उसका और दूसरा टैक्स कैलकुलेट करने का, दो अलग अलग वर्किंग नोट बना लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ
टैक्सेबल इनकम, यानी यहां तो हम ये देख रहे हैं कि इस बंदे की टैक्सेबल इनकम है कितनी जिस पर टैक्स लगाना है। फॉर द असेसमेंट ईयर वगैरह लिख लेना आप लोग, है ना, 2020-21 और बंदे का नाम लिख लेना। तो पहला वर्किंग नोट तो ये बनता है जिसमें हम टैक्सेबल इनकम निकालते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक निकलेगा अंडर द हेड सैलरी, हाँ या ना, पूरा लिख लेना, इनकम अंडर द हेड सैलरी। बताओ बेटा सैलरी में क्या दे रखी थी हमें, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखी थी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कितने रुपए बेटा, 1,96,000। ठीक है, इसमें से लेस कर देंगे क्या, डिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1), कितने रुपए माइनस कर दूं, 50,000 रुपए, कितना बचेगा, 1,46,000। कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पे क्या आना चाहिए बेटा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगला हेड कौन सा होता है, हाउस प्रॉपर्टी, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे रेंट रिसीव्ड, जिसको एनएवी लिख लेंगे हम लोग। मंथली थी या एनुअली थी वो एक बार देख लो आप लोग, पैसे कितने मिल रहे थे, हाउस प्रॉपर्टी 1,80,000, यानी पूरे साल के होंगे, हाँ या ना, कोई जवाब नहीं देता तुम में से, एक बात है। माइनस स्टैच्यूटरी डिडक्शन एट द रेट 30%, 18 तिया 54,000 रुपये माइनस कर दो, 10 1 और 5 6 और 2 8, 1,26,000। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी हो गया। अगला पॉइंट क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। दो प्रॉफिट दे रखे थे हमारे, एक तो लिखा हुआ था इनकम फ्रॉम जनरल बिजनेस 78,000, है ना, जनरल बिजनेस 78,000, और दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कितने, 4040, तो 1,18,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अब अदर सोर्सेज आ जाएगा, पीजीबीपीओ। कैपिटल गेन तो नहीं है ना सवाल में, नहीं था, कैपिटल गेन नहीं था, सीधा था क्या 112 वाला, पिछले में था शायद, वो इसमें नहीं था। ठीक है, इसमें अदर सोर्सेज वाला टॉपिक आ जाएगा। चलो ठीक है, अदर सोर्सेज में सबसे पहले डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी कितने रुपए, फॉरेन कंपनी के 3,880। उसके अलावा फिर लॉटरी था, विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट रिसीप्ट, तो अपन को लिखना है विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितने रुपए मिले, 70,000 मिले, तो 70,000 का क्या करना पड़ेगा, 100/70, यानी कि 1,00,000 रुपए। उसके बाद क्या है बेटा, नेट एग्रीकल्चरल इनकम, वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आती एग्रीकल्चरल इनकम, इस पूरे टॉपिक में कहीं पे भी नहीं आती, और बस खत्म। तो 1,03,880। तो अगर हम पूछें ग्रॉस टोटल इनकम कितनी इसकी, तो आप क्या कहोगे सर, 880, 3 और 8 11 और 6 17 और 6 23, 2 और 8 1 3 और 2 5 और 4 9 4, चेक कर लो एक बार, 493 880। अब इसमें से लेस करेंगे क्या बेटा, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, हाँ या ना। चलो तो 80C की काउंट करते हैं, कौन कौन सी थी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ सन कितने रुपए का था बेटा, वो 16,000, कितना था। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, पीपीएफ कितने रुपए, 25,000। फिर तीसरा एक और था एनएससी 17, 6 और 5 11 और 7 18, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5। बेटा पूरे 58,000 लिख दूं या कम करूं, सर 1.5 लाख तक की लिमिट होती है तो 58,000 आ सकता है। एक चीज और थी, पिताजी के पैसे वो अलाउड नहीं है, बस, और कोई डिडक्शन तो थी नहीं, कोई इंटरेस्ट तो नहीं था ना, नहीं था। चलो तो ये हमारी फाइनली क्या आ गई बेटा, टैक्सेबल इनकम, हाँ या ना। हाँ बोलो बोलो, कितना आना चाहिए, 543, ये सही है। एक चीज इन्होंने एग्रीकल्चरल इनकम लिख दी होगी या तो अलग से जोड़ के, कौन सा आंसर है 19 ना, 196 126 118 196, क्यों नहीं कर, अरे इन्होंने वो कंप्यूटेड करके दे रखा था, टैक्सेबल इनकम वर्ड लिखा था, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल का मतलब इन्होंने ये ऑलरेडी टैक्सेबल जो होना है ना वो कैलकुलेट करके बता दिया। अगर ये केवल इनकम फ्रॉम सैलरी होता तो ये माइनस होता, यहां पे इन्होंने टैक्सेबल वर्ड लिखा है, तो 50,000 बढ़ा दो यहाँ पे, 5 और 9 14, 1 और 4 5 5 43, यही आ रहा होगा। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप बुक में भी अंडरलाइन कर दो, टैक्सेबल वर्ड को
टैक्सेबल वर्ड को अंडरलाइन करके मार्क कर दो कि इसमें डिडक्शन वो 50,000 नहीं होगा। जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होता है ना, अगर वहां पे टैक्सेबल इनकम बता देता है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो फिर अपन वो 30% माइनस नहीं करते, उसी तरह यहाँ पे भी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी है, यानी कि अलग से माइनस नहीं करना है। ठीक है, आ रहा है समझ? ये माइनस कर लो, कितना हो गया? 8 5 13 1 5 6 और 8 14 1 और 4 5। अब इसके अलावा यहाँ पे अब इसको है ना, इसको कुछ हिस्सों में तोड़ो। ये जो टैक्सेबल इनकम होती है ना, इस टैक्सेबल इनकम में से एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉटरी, इन 3 चीजों को अलग अलग कर दिया करो। इस चैप्टर की जब शुरुआत हुई थी तो हमने, या डिडक्शंस वाले चैप्टर की शुरुआत हुई इसी की, तो हमने कहा था कि कुछ इनकम को सेपरेट कर देना चाहिए। तो इसमें से देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ है क्या? नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ है क्या? 111A वाला नहीं है। लॉटरी इनकम है क्या? है। कितने की? 1 लाख की। यानी अगर हम कहें टैक्सेबल इनकम, पहले इसमें एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, लॉटरी इनकम कितने रुपए की? 1 लाख। तो अगर हम कहें अदर देन टैक्सेबल इनकम अदर देन लॉटरी, ये बात समझ में आई? अदर देन लॉटरी का मतलब लॉटरी के अलावा टैक्स दोनों पे लगेगा, टैक्स दोनों पे लगेगा, लेकिन 1 लाख तो लॉटरी इनकम है, उस पर तो 30% लगेगा, उस पर कोई डिडक्शन वगैरह कुछ अलाउड नहीं होती, और बाकी 385 जो है ये नॉर्मल रेट से लगेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, हमें अपनी टैक्सेबल इनकम को है ना इस तरीके से 4 हिस्सों में तोड़ लेना चाहिए। एक नॉर्मल इनकम, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला केवल, ठीक है, और एक लॉटरी वाली कैजुअल इनकम जिनको बोलते हैं अपन। तो लॉटरी इनकम इस सवाल में 1 लाख है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो ये कितनी है बच गई? 3,85,000। ये जो मैं समझा रहा हूं ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, हाँ या ना? अच्छा, अब इसके अलावा इस सवाल में एक इनकम और आ गई जबरदस्ती, जो इस पूरे में नहीं दिख रही। क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम। और एग्रीकल्चरल इनकम इसमें अलग से जुड़ जाती है नॉर्मल इनकम में। कितने रुपए की थी एग्रीकल्चरल इनकम? देखो लास्ट स्टेप में थी 10,000। कितने की थी एग्रीकल्चरल इनकम? 10,000 की एग्रीकल्चरल इनकम और थी। ये हाईलाइट, ये जो मैंने बताया ये बात कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगी, इनकम को बंटवारा किस तरीके से करके रखते हैं। अभी मैंने टैक्स कैलकुलेशन सिखाई नहीं है, वो सिखाने वाला हूं। पहले बताओ इनकम का बंटवारा करना आया कि ये जो टैक्सेबल इनकम होती है इसके 4 पार्ट छांटने होते हैं। एक नॉर्मल इनकम, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तीसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाला, और चौथा लॉटरी। वैसे एक 5वां डिविडेंड इनकम भी होता है, लेकिन डोमेस्टिक कंपनी वाला। डिविडेंड इनकम कौन सी? डोमेस्टिक कंपनी। खैर वो है नहीं। अब यहां पे केवल लॉटरी इनकम थी 1 लाख की, ठीक है, तो ये थी नहीं, ये थी नहीं, यानी 485 में से अगर 1 लाख की है तो ये कितनी हो गई? 385। हाँ सॉरी बेटा, 385 880। हाँ वही बता रहा था अभी। अब वैसे तो सवाल इतना ही होता, लेकिन इस सवाल में एक और स्टार पॉइंट डाल दिया इन्होंने। क्या? एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम अपने आप में एक पूरा टॉपिक होता है, मतलब एग्रीकल्चरल इनकम जब हमने सवाल नंबर 5 किया तो ये अपने आप में एक टॉपिक था, और इन्होंने ये टॉपिक भी इसमें जोड़ दिया, यानी सवाल को 20 मार्क्स ही वर्थ इट कर दिया, है ना। अगर सवाल इतना ही होता तो सवाल ज्यादा आसान लगता कि हाँ सर 20 मार्क्स में से 20 में से पूरे 20 आने वाले हैं। अब एग्रीकल्चरल इनकम देख के लगता है सर शायद 15 पे अटक जाए, है ना। खैर ऐसा नहीं होगा, पूरे 20 में से 20 आएंगे। एग्रीकल्चरल इनकम का क्या ट्रीटमेंट होता है मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं, ठीक है। वैसे तो एग्जांपल नंबर 5 में किया था, यहां एक बार फिर से बताने वाला हूं कि 10,000 रुपए का क्या ट्रीटमेंट होता है। करें बेटा, चलो अब हम जो स्टेटमेंट बनाएंगे उसका नाम होता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। वो क्या था? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, और इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, है ना, कि टैक्स देना कितना है। आओ बेटा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल इनकम पे टैक्स लिख लेते हैं, या चाहो तो लॉटरी पे भी लिख सकते हो, ठीक है। टैक्स ऑन लॉटरी लिख लूं पहले, क्योंकि लॉटरी पे तो लगना ही लगना है, उस पर तो कोई माफी मंजूरी है नहीं। तो चलो पहले टैक्स ऑन लॉटरी, क्योंकि वो मैंने 1 लाख अलग से कर रखा है तो वो लिख लेता हूं। टैक्स ऑन लॉटरी, बिल्कुल सही जवाब बेटा। 1 लाख पे 30% कितने रुपए? 30,000। इस पे तो कोई समस्या थी नहीं, ये 1 लाख इस पे तो लगना ही है, क्योंकि इस पे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, ठीक है। अब टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम निकाल लेता हूं। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम निकालने वाला था, लेकिन मुझे दिखा अरे सर इस सवाल में तो एग्रीकल्चरल इनकम भी है, और जब एग्रीकल्चरल इनकम होती है तो वो नॉर्मल इनकम में ऐड हो जानी चाहिए, हाँ या ना। अच्छा, बुक वाले क्या करते हैं, ये स्टेप बाद में लगाते हैं। टैक्स ऑन लॉटरी इनकम ये मैं पहले लगा दूं या बाद में लगाऊं? आप बोल दो, कोई फर्क नहीं आने वाला वैसे सवाल पे, लगाऊं या नहीं लगाऊं? पहले यही रहने दूं, ठीक है। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम ही लिखने वाला था, लेकिन सवाल पे नजर पड़ गई कि सर आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम भी तो है। मैंने कहा हाँ यार है तो सही, कह रहे इसको भी तो जोड़ो। मैंने कहा ठीक है, तो अब कितने रुपए पे टैक्स लगाऊं?
3,95,880 पे 3,85,880 प्लस 10,000, यानी मुझे कितने रुपए पे लगाना है टैक्स? 3,95,880 पे लगाना है। अब टैक्स के रेट्स क्या हैं देखो, ऑन फर्स्ट 2.5 लाख, जो पहले 2.5 लाख हैं उस पे तो 0% यानी कि निल, हाँ या ना? ऑन नेक्स्ट 2.5 लाख उस पे होता है 5%, लेकिन 2.5 लाख तो तब होना जब अगर इसकी इनकम 5 लाख हो। यहां तो 5 लाख जा ही नहीं रही, 2.5 लाख से कितना ऊपर है? 2.5 लाख से कितना ऊपर है ये चेक करो, 1,45,880, हाँ या ना? ये बात समझ में आई? यहां पे 1,45,880 रुपए ऊपर है, ठीक है? तो इस वैल्यू पे कितना परसेंट लगा दोगे? 1,45,880 इंटू 5%, 7,294 रुपए। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये दोनों मिला के टोटल टैक्स कितना हो गया? 7,294 रुपए, हाँ या ना? ठीक है, इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम क्या बोल देंगे? ए। फिर सरकार कहती है क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम वाला टॉपिक है, ठीक है, तो आप क्या करो, एक और वर्किंग नोट बनाओ जिसमें आप टैक्स कैलकुलेट करो किस पे? मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट। ये एक नॉर्मल बंदा है 2.5 लाख, इसमें एग्रीकल्चरल इनकम जोड़ दो, कितनी? 10,000। आ रहा है समझ? मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कितने पे कैलकुलेट करोगे? 2,60,000 पे। ऑब्वियसली सर ऑन फर्स्ट 2,50,000 कितना रुपए हो जाएगा? 0% यानी कि निल। लेकिन सर ऑन नेक्स्ट 10,000 कितना परसेंट? 5%, यानी कि कितना? 500 या 5,000? 500। तो बेटा कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हुआ? 500। वो था ए और ये था बी, 500। ए माइनस बी कर देंगे तो ये टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम निकल आया। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम कितना होगा? ए माइनस बी, तो यानी कि इसमें से माइनस कर दो 6,794 रुपए, हाँ या ना? तो टोटल टैक्स कितना हो गया बेटा? टोटल टैक्स हो गया, अगर मैं इसको 30,000 और ये 6,000 कितना हो गया? 36,794 रुपए। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ये 500 रुपए माइनस हो गए। ये स्टेप ए है, यहां लिख देता हूं, और ये स्टेप बी है। ए और बी के डिफरेंस को बोलते हैं टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, ठीक है? अभी तो बढ़ेगा आगे। तो ये हो गया यहां तक। अब बात आती है सरचार्ज की, हाँ या ना? टैक्स पे क्या लगता है? सरचार्ज। क्या इसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है? नहीं है, सरचार्ज नहीं लगेगा। तो फिर क्या निकल आएगा? अब जो निकलेगा 36,794 निकला। अब सरकार रिबेट देगी कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 87A। क्या इसकी इनकम 5 लाख से कम है? टैक्सेबल इनकम चेक करो। हाँ सर, 5 लाख से जरा सा पीछे रह गया था, तो फायदा मिल गया इसको। बिकॉज टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 5 लाख। मैक्सिमम कितना अलाउड है? सर 12,500 रुपए अलाउड है। तो कितने रुपए माइनस कर दूं? 12,500 रुपए माइनस कर दूं। तो फिर जो टैक्स निकला वो कितना निकला? 36 में से 12 गया तो 24,294 रुपए, हाँ या ना? अब सरकार आपसे क्या मांगेगी? सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी दो, कितना परसेंट? 4%। 24,294 का 972 रुपए लिख दूं तो सरकार कितने रुपए मांगेगी? 4 और 2 6, 9 7 16, 1 और 2 3 और 9 12, 1 और 4 5, 25,266, हाँ या ना? अब 25,266 को कर दो राउंडेड ऑफ, तो 25,270 और फिर माइनस कर दो बेटा क्या? सर वो टीडीएस जो सरकार ने आपसे काटा होगा, यहां पे टीडीएस काटा होगा, हाँ या ना? यहां पे माइनस हो जाएगा, ये टीडीएस यहां माइनस हो जाएगा। कितने रुपए का? सर 1 लाख पे 30%, यानी कि 30,000 रुपए का टीडीएस माइनस करवा लो तो 4,630 रुपए, 4,000 कितने रुपए? 270 है ना, तो 730 रुपए रिफंड हो जाएंगे बेटा। 4,730 रुपए क्या हो जाएंगे? रिफंड। एक बार आंसर मैच कर लो, 4,730 रुपए क्या आ रहा है? मैच हो गया, बिल्कुल सही।
बताओ समझ में आया? स्टेप्स हैं बेटा बहुत सारे। पहले तो आप इतना देखो। अब आप लोग एक बात नोटिस करो कि अगर ये पिछला चैप्टर होता, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, ये सवाल इतना ही 20 नंबर में होता। यानी यहां से यहां तक जो किया ये तो रियल में पिछले चैप्टर में ही था हमारा, टैक्सेबल इनकम तक तो ये तो 20 नंबर का वही सवाल था। ये और चिपकाने के बाद भी ये 20 का ही रह गया। जब पिछला कर रहे थे तो इतना तो करना ही था, वहीं 20 नंबर मिल जाते हैं। इस बार ये और करने से भी 20 ही मिल रहे हैं, है ना? तो खैर पेपर में छाट लेना कि पेपर में सवाल कौन सा करना, जो ज्यादा आसान लगे, जो क्लियर लगे वो वाला कर लेना, ठीक है? खैर अब यहां तक तो आपको क्लियर होगा 100% टैक्सेबल इनकम तक। अब टैक्सेबल इनकम को कुछ टुकड़ों में बांट लेते हैं, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया होगा। ये वाली बात एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं। सर अगर इस सवाल में एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होता, तो ये सवाल ज्यादा आसान होता। यहां पे 30,000 टैक्स हो गया, ये टैक्स हो जाता 7294 और बस यही दोनों यहां पे आ जाते हैं 32 समथिंग, और नीचे तो वही स्टेप है जो जितने भी सवालों में मैंने किया सेम किया है। आ रही बात समझ? ये सारे स्टेप तो हर सवाल में सेम जा रहे हैं। एग्रीकल्चरल इनकम वाले में नया क्या आ जाता है कि टैक्स ऑन मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम और निकालना पड़ता है, और जो ये वैल्यू निकलती है उतने रुपए सरकार माइनस कर देती है आपकी इनकम में से। यानी ये निकल रहा था, ये 500 रुपए सरकार आपके उस टैक्स में से और माइनस कर देती है। यानी जब एग्रीकल्चरल इनकम का गेम आता है तो एग्रीकल्चरल इनकम आने की वजह से ये स्टेप बढ़ जाता है, ठीक है? ये वाला, तो ये जो स्टेप है 500 रुपए वाला, ये एग्रीकल्चरल इनकम की वजह से आता है। टैक्स ऑन लॉटरी वाला तो अल्टरनेटिव ऊपर प्लस और नीचे अल्टरनेटिव माइनस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका टीडीएस कट के सरकार के पास पहुंच चुका है वो पहले ही, तो जो पैसा सरकार के पास पहुंच गया उतना तो माइनस करवाओगे ना। दोबारा 25,000 थोड़ी देने आओगे, कहोगे सरकार 30 तो आपके पास पहले से मेरे पहुंचे हुए हैं, तो उल्टा मेरे को वापस दो आप 4,000 रुपए ज्यादा गए आपके पास। तो डन, स्टेप आया समझ में? घर पे आप लोग प्रैक्टिस करना बेटा इन सवालों की। केवल अगर कॉपी कर लोगे ना देख के तो दिक्कत होगी आगे बाद में। अगर इनको कर लोगे, करते समय दिक्कत आती है तो रेफर करो आंसर को या वीडियो को रेफर करो, अदरवाइज देखो मत, ऐसा नहीं कि सिंपल कॉपी करके उतार लिया, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।